गया के और आसपास के हमारे साथियों। ये बात बिल्कुल सही है कि कठिन दौर है और कठिन दौर में संघर्ष को तेज करने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग जब गया आ रहे थे तो रास्ते में पंडित जदुनंदन शर्मा, उनकी एक मूर्ति है, उनका एक आश्रम था जो बिल्कुल अभी उसका कोई रख रखाव नहीं है। एक पुस्तकालय है, उसका भी कोई रख रखाव नहीं है। वहाँ उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। 42 के शहीदों को उनका भी एक स्मारक था। बाबा साहब अम्बेडकर की एक मूर्ति, भगत सिंह की एक मूर्ति, और ये तय करते हुए, ये संकल्प दोहराते हुए कि नए भारत के वास्ते भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते, तो ये संकल्प लेते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो बात तो कुछ करेंगे देश की, प्रदेश की, लेकिन कुछ दुनिया की भी बात करते हैं पहले। अभी इस वक्त पिछले करीब 50 दिन या शायद उससे भी ज़्यादा, नहीं 24 फरवरी से 30-40 दिन समझ लीजिए, हम सब लोग जानते हैं कि यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। एक बहुत बड़ा देश नहीं है यूक्रेन, मेरे ख्याल से 4 करोड़ की आबादी है, लेकिन उस देश को लगभग बर्बाद कर देने के लिए, तहस नहस कर देने के लिए वहाँ गोली चल रही है। और गोली चलाने वाला देश है रूस, और रूस को भी कमज़ोर करने के लिए, उसको भी बर्बाद करने के लिए चारों तरफ अमेरिका और पश्चिमी दुनिया की पूरी तैयारी चल रही है। ये इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि आज से 100 साल पहले या 105 साल पहले जब क्रांति हुई थी रूस में, हम उसको रूसी इनकलाब के नाम से याद करते हैं, कहते हैं रूसी क्रांति, लेकिन उस क्रांति से जिस देश का निर्माण हुआ था उसका नाम था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। उसमें कहीं कोई रूस नहीं था। सोवियत समाजवादी जो गणराज्य हैं उनका एक महासंघ, उसका निर्माण हुआ था। अभी जो सरफराज साहब कह रहे थे कि कौम को मिलाना कितना कठिन है, तो इस कठिन काम को करने की एक जबरदस्त कोशिश हुई थी, और उस कोशिश से एक नए देश का, एक महासंघ का निर्माण हुआ था। और आज हम सब लोग जानते हैं कि वो सोवियत महासंघ तो रहा नहीं, और सोवियत के पतन के बाद अब उसी का सबसे बड़ा घटक है रूस, उसका दूसरा सबसे बड़ा घटक था यूक्रेन। अब ये दोनों देश के बीच में जबरदस्त ये लड़ाई है, और एक दूसरे को ख़त्म करने पर रूस, यूक्रेन वाले क्या रूस को ख़त्म करेंगे, रूस यूक्रेन को मिटाने के लिए इस समय वादा है, लड़ाई चल रही है। तो ये हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है कि ये जो समाजवाद, वो सिर्फ गरीबों के लिए अधिकार की बात नहीं करता, मजदूरों के राज की बात नहीं करता, किसानों के राज की नहीं बात करता। उसमें ये कोशिश भी होती है कि छोटी छोटी राष्ट्रीयता, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग भाषा बोली बोलने वाले, ऐसे तमाम लोगों को लेकर के एक बड़ी एकता का निर्माण कैसे संभव हो, इसकी भी कोशिश करता है। और समाजवाद जब टूटता है तो सिर्फ उसमें ऐसा नहीं कि गरीबों का अधिकार चला जाता है, मजदूरों का अधिकार चला जाता है, पूंजीपतियों का बोलबाला कायम हो जाता है, इसमें देश भी टूट जाता है। और आप देख रहे हैं जो रूस में अभी हो रहा है, यूक्रेन में जो हो रहा है, वो हमारे लिए चेतावनी है। क्योंकि हम बिल्कुल भुक्तभोगी हैं, हम भुक्तभोगी है। हमारे देश में समाजवाद तो कभी आया नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक उसका सपना था, भगत सिंह ने देखा था, और इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा देकर के शहीद हो गए थे देश के नौजवानों को जगाते हुए। और उस सपने को लेकर के भारत में आज़ादी का आंदोलन आगे बढ़ा था, इस सपने को लेकर के आगे बढ़ा था। और इसीलिए जो संविधान आया था उस आज़ादी के बाद,
उस संविधान में कुछ ऐसी बातें थी, उसमें बात थी आगे चल करके तो खुल के उसमें सोशलिज्म की भी बात कह दी गई थी, सेकुलरिज्म की भी बात कह दी गई थी। लेकिन अगर उसको हम छोड़ भी दे, कह दे कि ये तो 74 में जोड़ा गया, पहले नहीं था, लेकिन पहले भी जितनी बातें थी उसमें ये बातें तो जरूर थी कि सबके लिए बराबरी, सबके लिए आज़ादी, सबके बीच में भाईचारा, सबके लिए न्याय। और न्याय सिर्फ सामाजिक नहीं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एक संपूर्णता में सबके लिए न्याय की गारंटी। तो वो एक जो समाजवाद का सपना होता है, जो एक उस दिशा में आगे जाने की एक पूरी उम्मीद जगी थी, एक उस सपने का, उस संकल्प का एक इजहार हुआ था। और आज बिल्कुल उसकी विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं। और जब उसकी विपरीत दिशा में हमें धकेला जा रहा है तो आप देख रहे हैं कि ये पूरे देश में एक फिल्म अभी दिखाई जा रही है, कश्मीर फाइल्स। फिल्में तो बहुत बनती रही हैं, बहुत सारे फिल्म को बहुत ज़माने में टैक्स फ्री कर दिया गया, लेकिन इस तरह से एक फिल्म के लिए पूरी सरकार उतर जाए हमने कभी नहीं देखा था। प्रधानमंत्री से लेकर के एक से एक बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नेता मंत्री ये फिल्म के लिए लोगों को गोलबंद कर रहे हैं कि फिल्म देखो। और वो फिल्म देखने के बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ सिनेमा हॉल का नज़ारा बदल जा रहा है। जो सिनेमा हॉल है जहाँ लोग कुछ सिनेमा देखने के लिए आते हैं, चाहे मनोरंजन के लिए हो चाहे कुछ सोचने के लिए, तो वहाँ हम देख रहे हैं कि भाषण चल रहा है। और ये भाषण देने वाले भी आम लोग नहीं हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों का दिमाग बदल गया। नहीं है, अभी तक नहीं बदला, अभी तक उतना नहीं बदला है। वो जो भी वीडियो आप देख रहे हैं इस सिनेमा हॉल के अंदर, इसके बाद बातें हो रही है कि मुस्लिम पूरे समुदाय का बॉयकॉट करो, मुस्लिम महिलाओं से जबरन शादी कर लो और उनसे हिंदू बच्चा पैदा कराओ। ये सारी बातें जो हो रही है, ये बातें करने वाले भी कुछ जाने माने ही चेहरे हैं जिनका ये काम है, ये धंधा है, इसका इस तरह का प्रचार करना, मुहिम चलाना। तो एक फिल्म की आड़ में एक उन्माद पैदा करने की योजनाबद्ध कोशिश हो रही है। और निश्चित तौर पर हम सब लोग जो हिटलर के बारे में कुछ जानते हैं, उस जमाने के नाजी जर्मनी के बारे में जानते हैं, तो हमें भी पता है कि नाजी जर्मनी में जो पूरा प्रचार तंत्र था वो सिर्फ इतना नहीं था जो हम जानते हैं कि गोएबल्स ने कहा कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो और झूठ को सही बना दो, तो करते ही रहे हैं। लेकिन लोगों की पूरे भावना को एक तरीके से जगाने के लिए, उन्माद पैदा करने के लिए फिल्मों का भी इस्तेमाल किया गया था। एक फिल्म 34 में, एक फिल्म 1936 में, जिन फिल्मों का बड़ा रोल, बड़ा इस्तेमाल वो जो हुआ है, जिस तरह से यहूदियों का जबरदस्त जनसंहार हुआ, वो गैस चैम्बर, वो सब बातें, वो जिसको हम होलोकॉस्ट शब्द से जानते हैं, तो वो सब कुछ वैसे ही नहीं हुआ। ठीक कह रहे थे सरफराज साहब, काफ़ी मेहनत की जाती है और उस पूरे मेहनत में फिल्मों का भी इस्तेमाल हुआ था। तो हमारे यहाँ अब ये संघी जो प्रचार तंत्र है वो सिर्फ अब गोदी मीडिया तक सीमित नहीं है, वो सिर्फ IT सेल, व्हाट्सएप तक सीमित नहीं है। इसमें बड़ा बॉलीवुड की फिल्में भी बनने लगी हैं और निश्चित तौर पर ये आखिरी फिल्म नहीं है, बल्कि ये तो एक नई श्रृंखला की शुरुआत है। इसके बाद कोई फिल्म आने वाली है जिसका नाम होगा दिल्ली फाइल्स। तो फाइलें अब खुलने लगी हैं और इस तरीके से फिल्में जब बनने लगेंगी तो देश में ज़रूर हमें ये खतरा हमारे सामने है। और ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, RSS, उनकी ये सोच, RSS का 1925 में जन्म हुआ था, 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो उनको तो लगता है कि नाउ और नेवर, वो मौका आ गया है, वो वक्त आ गया है जब हम पूरे अपनी सोच है, अपना जो ख्वाब है, उसको पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए जबरदस्त रफ्तार से चीजें हो रही हैं। 2019 में मोदी जब दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद बन करके आए, तो रफ्तार तेज हुई, जबरदस्त रफ्तार तेज हुई। कश्मीर से बात शुरू हुई, एक धुआंधार 370 के बाद ये नागरिक संशोधन कानून एक के बाद एक शुरू हुआ। इसी बीच में कोरोना आया, तो कोरोना में मोदी जी ने कहा कि आपदा में अवसर ढूंढना है और खूब अवसर ढूंढे गए। उसी दौर में कृषि कानून बना दिए गए, श्रम कोड ला दिए गए, तरह तरह की साजिशें हैं।
एक हद तक इसी दौर में कुछ बातें हुई थी जहां हम कोशिश कर रहे थे कि इस पर एक रोक लगे। उस कोशिश में 2-3 महत्वपूर्ण कोशिश थी। एक तो कुछ आंदोलन हुए, जैसे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन, जैसे अभी किसानों का आंदोलन, जैसे रोजगार का आंदोलन। और इस आंदोलनों से कुछ माहौल बनते हुए बदलते हुए भी हमने देखा, जैसे बिहार का चुनाव, जहां हमारे एक साथी कह रहे थे कि बिहार में जब कुछ बात होती है तो वो उसका असर होता है। और वो पता नहीं, हम भी कभी कभी सोचते हैं कि 34 साल बंगाल में सरकार चली, उसका कोई खास असर नहीं दिखा, बहुत जगह का असर नहीं दिखता है। लेकिन बिहार जब कुछ बोलता है और बिहार से कुछ बात जब निकलती है तो उसका बड़ा असर होता है। तो बिहार में उस पूरे कोरोना काल में, उस पूरे लॉकडाउन और भुखमरी और बेरोजगारी वो सब झेलते हुए हमने एक चुनाव लड़ा था। और उस चुनाव ने एक दिखाया कि ये जो दक्षिण बिहार का इलाका है, ये जो मगध का शाहाबाद का इलाका है, अगर पूरा बिहार ऐसा ही होता तो चुनाव में हम लोग जीत गए रहते। उत्तर बिहार ऐसा नहीं है, वहाँ हम कमजोर हैं, वहाँ कुछ माहौल दूसरा भी है। और 3 चरण के चुनाव में पहले चरण एकदम जबरदस्त रूप से जीतने के बाद भी दूसरे तीसरे चरण में हम लोग पीछे गए। अंततः सरकार हमारी नहीं बन पाई और नीतीश जी रह गए। लोग ये सोच रहे थे कि जो काम बिहार में पूरा नहीं हो पाया, शायद उत्तर प्रदेश में ये काम पूरा हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारे पक्ष में कुछ और बातें थी जो बिहार में शायद उस समय इस तरह से नहीं थी। बिहार में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय कोरोना की मार है, लॉकडाउन की मार है, उस समय ये किसान आंदोलन की धार हमारे पास नहीं थी। हाँ, जरूर नौजवानों में रोजगार के सवाल पर जबरदस्त एक आज भी है, लेकिन ये किसान आंदोलन की धार नहीं थी। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि किसान आंदोलन की इतनी धार है और शायद उत्तर प्रदेश में चीजें कुछ बदले और बदले। तो जितनी हमारी उम्मीद थी उस हिसाब से चीजें नहीं हुई। अब कुछ लोग ये कहने लगे कि सब बेकार चला गया, अब ये इतना बड़ा किसान आंदोलन से भी जब कुछ नहीं हुआ तब कैसे कुछ होगा। तो हम अखिलेश यादव को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, वो बात बहुत गलत नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि चुनाव में कुछ लोगों को डाउट है कि भाई ईवीएम का जो खेल है, चक्कर है गिनती में और इसी सब हो रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही होगा तो उत्तर प्रदेश में इतने सब कुछ के बाद भी अगर हम लोग सरकार नहीं बदलेगी तब तो एक ही रास्ता बचता है, क्रांति का। ये बात कोई गलत नहीं है, एक क्रांति का रास्ता बचता है। आजादी का आंदोलन भी वैसे ही एक पूरा बिल्कुल एक क्रांतिकारी उभार का दौर था। और वाकई आज अगर ये पूरे फांसीवाद जिसको हम कह रहे हैं, ये जो पूरे देश को बर्बाद करने के लिए, तो बर्बादी की ताकतों से लोहा लेने के लिए, उनको शिकस्त देने के लिए बिल्कुल एक क्रांतिकारी उभार पैदा करना होगा। इससे सस्ते में हम नहीं निपट सकते, इससे मुफ्त में बिना लड़े, कम लड़े वैसे ही हम नहीं कर सकते। वो दौर चला गया, वो दौर चला गया। जो दौर आ गया है इस पर बिल्कुल तय करके ही लड़ना होगा कि अब ये तो इस देश में हम एक क्रांतिकारी उभार पैदा करके ही कर सकते हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने, उन्होंने नारा दिया, इन्होंने कहा, अखिलेश ने कहा कि अब तो क्रांति ही बचती है। और हमारे केजरीवाल साहब कह रहे हैं हम क्रांति कर रहे हैं, हम इनकलाब कर रहे हैं। दिल्ली में हमने कर दिया, पंजाब में अभी हमने कर दिया। तो वो इनकलाब के जो हमारे प्रतीक है भगत सिंह और अंबेडकर, इन लोगों ने कहा कि भाई फोटो लगेगी तो सिर्फ इन्हीं दोनों की फोटो रहेगी। ये भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। तो इनकलाब के प्रतीकों को लेकर के आज प्रतीकों की लड़ाई अगर है तो क्यों इस देश को गोलवालकर और सावरकर और गोडसे के हाथ में छोड़ा जाए। तो गोलवालकर और गोडसे का मुल्क नहीं है हिंदुस्तान, और गोलवालकर और गोडसे की साजिश को अगर ध्वस्त करना है तब भगत सिंह और अंबेडकर के रास्ते पर चलना ही होगा। भगत सिंह और अंबेडकर के सपनों को साकार करके ही हम गोलवालकर और गोडसे और सावरकर का जो रास्ता है, इस रास्ते को पीछे कर सकते हैं। इसीलिए लड़ाई छिड़ गई है, एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है। तो जबरदस्त लड़ाई में जितनी हम लोग उम्मीद कर रहे थे तो वो यूपी में तो नहीं हुआ, बिहार में भी या पंजाब में भी देखिए तो बात शायद ये लोगों के दिमाग में नहीं थी। आम आदमी पार्टी को किसान आंदोलन का पूरा फायदा किसी किसान संगठन को नहीं मिला,
किसान आंदोलन का पूरा फायदा बैठे बैठे आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिल गया। अब इसका वो क्या करेंगे, उसका क्या परिणाम निकलेगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी वहां पुरानी पार्टी है, पंजाब के लिए, दिल्ली के लिए भी पुरानी पार्टी है, बहुत नई पार्टी नहीं है, 8-10 साल की पार्टी है, 2012 में बनी थी। तो 10 साल का पूरा लोगों का तजुर्बा दिल्ली में भी है, 10 साल का तजुर्बा पंजाब में भी है। तो पंजाब में अभी तक जो तजुर्बा है और दिल्ली में भी जो है वो खट्टा मीठा है। दिल्ली में बिजली पानी जरूर कुछ हुआ है, बिजली बिल कम हुई है, सबसे कम बिल शायद दिल्ली के लोगों को भरना पड़ता है। पानी कुछ ठीक हुआ है, कुछ स्कूल अस्पताल वो उसमें सुधार आया है, जो जरूरी एजेंडा है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन पंजाब के अंदर अभी तक तो 4 एक बार इनके एमपी जीते थे, 4 के बाद 19 में से 1 रह गए थे। 2017 में एक 20 विधायक इनके जीते थे, 20 में से 10 रह गए थे। एक विपक्षी पार्टी के बतौर तो इनको सड़क पे तो दिखाई नहीं पड़े कभी, लेकिन अब सीधे सत्ता में पहुंची है। तो इनकी पूरी राजनीति यही है कि हम बेहतर प्रबंधन करके दिखाएंगे। तो ये सत्ता प्रबंधन की पार्टी है, सामाजिक परिवर्तन और बदलाव की पार्टी के रूप में अभी तो इसकी कोई पहचान हमने नहीं देखी। लेकिन खैर ये आने वाला समय बताएगा कि पंजाब जिस रास्ते पर गया, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पंजाब के लोग ये चाहते थे कि कुछ नया कुछ हो। इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद फिर वही ढाक के 3 पात, फिर वही कांग्रेस, फिर वही अकाली दल, ये हम नहीं चाहते। नया कुछ हो, और पंजाब के लोगों ने एक बड़ा प्रयोग किया है, नया प्रयोग किया है, साहस के साथ किया है, और इसीलिए उसमें कहीं कोई वहां असेंबली नहीं बनाए हैं, एकदम खुल करके इतना जबरदस्त बहुमत दे दिया है। अब देखा जाएगा आम आदमी पार्टी वाले क्या करते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश भी एक तरीके से तय कर लिया है कि एक तरफ अभी भाजपा है तो एक तरफ सपा है, बाकी पार्टियां बहुत कमजोर हो गई। बसपा जैसी पार्टी 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी मायावती, इतनी बड़ी पार्टी, 22% उसके पास वोट था पिछले चुनाव में भी, अब वो वोट घट करके 12% में आ गया, 10% वोट चला गया। और वो जो 10% वोट चला गया, हमारे लिए जो सबसे चिंता की बात है कि 10% वोट में आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि उसमें मुस्लिम वोटों का भी कुछ प्रतिशत रहा होगा, जो शायद समाजवादी पार्टी की ओर गया है, लेकिन दलित वोटों का बड़ा प्रतिशत वो भारतीय जनता पार्टी तरफ चला गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में खतरनाक जो बात हुई है कि गरीबों का वोट, दलितों का वोट, उसका बड़ा हिस्सा जो बसपा के पास था वो चला गया उधर। लेकिन समाजवादी पार्टी, उसकी सीटें बढ़ी हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी तो सड़क पे कभी थी नहीं, पूरे कोरोना काल में तो कभी दिखी नहीं, लॉकडाउन में तो दिखी नहीं, तो चुनाव से पहले 3 महीना पहले जाग करके आपने कुछ शुरू किया, इतना बड़ा किसान आंदोलन था, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो उस हिसाब से देखिए तो 37% शायद वोट मिला है, 100-125 के आसपास सीटें मिली है, तो बुरा नहीं है। किसान आंदोलन ने कुछ नहीं किया ये मत सोचिएगा, बहुत कुछ किया, जितना हम सोचते थे उतना नहीं हुआ। लेकिन अगर वो मुजफ्फरनगर के दंगे के इलाके में, अगर मुजफ्फरनगर में शामली में संगीत सोम और ये सुरेश राणा, ये सारे 2013 के मास्टरमाइंड दंगाई ताकतों को अगर वहां के किसानों के हिस्सों ने, वो हिंदू मुस्लिम ने मिल करके, अगर आज के इस ईवीएम के जमाने में भी इस तरीके के चुनाव आयोग, जहां उसका कोई एक तरीके से किसी तरह के कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, चुनाव एक तरीके से बिल्कुल चुनाव के नाम पर क्या होता है हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसे दौर में भी अगर उन इलाकों में ऐसे 8-10 लोगों को चुन चुन करके लोगों ने धूल चका दिया है उत्तर प्रदेश के किसानों ने, तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ा संदेश है। किसान अगर एकताबद्ध होते हैं, जो हम कहते हैं कि भाई लोगों को मिलाना है, तो मिलाने के लिए और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई 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 कहते रहने से एक नहीं होगा, वो एक नहीं होता है। लेकिन किसान जब सोच लेते हैं कि हम सब किसान हैं और हमें अपनी जमीन बचाने के लिए, फसल की कीमत के लिए हमको लड़ना है, तो जरूर उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाते हैं। जब मजदूरों को लगता है कि अब हमें नौकरी के लिए, रोजगार के लिए ये काम करना है, तो बिल्कुल एक हो जाते हैं। जब नौजवानों को लगता है कि हमें रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने भविष्य के लिए इस देश में अपने मुद्दों पर लड़ना है, तब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो जाते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि लोगों को एक करने का तरीका तो वही है, तरीका वही है
ठीक है, हम सांस्कृतिक धरातल पर भी कोशिश करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और ज्यादा उसमें देश की जो विविधता है उसके बारे में प्रचार करें, उसके अंदर एकरूपता पैदा करें, ये तमाम काम महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर किसानों की एकता नहीं बनती, अगर मजदूरों की एकता नहीं बनती, अगर दलित गरीबों में अपनी पूरी चेतना का निर्माण नहीं होता, तो सिर्फ ये सांस्कृतिक काम से और कुछ अच्छी बातें बोलने से वो हम नहीं कर पाएंगे। ये संदेश उत्तर प्रदेश ने फिर एक बार हमारे सामने दे दिया। बहुत खतरनाक बात आई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय ये लोग कह रहे थे कि दो मुद्दा है भाजपा के पास, राशन और शासन। हमने राशन दिया मुफ्त में और वो चावल लोगों को मिला है, भूखे लोग नहीं मरे हैं, और वो जो चावल का मिला, वो जो थैला मिला है, उस थैले पे पूरे मोदी जी की फोटो ठीक ठाक रहती थी और तो उसका हमें वोट मिलेगा। कोरोना में हमने टीका लोगों को दे दिया है और उसमें मोदी जी की फोटो है, तो ये इतने करोड़ के टीकाकरण हुआ है तो इसका वोट हमें जरूर मिलेगा। तो ये राशन का वोट मिलेगा और शासन का वोट मिलेगा। और वो शासन का प्रतीक क्या है? वो शासन का प्रतीक है बुलेट और बुलडोजर। बुलेट और बुलडोजर, जहां कोई मुख्यमंत्री कहता है कि ठाए ठाए गोली मारो, गोली मारो, नारे लगाते हैं, भाजपा वाले नारे लगाते हैं कि गोली मारो। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली में क्या हुआ हमने देखा है। और जब कोई मुख्यमंत्री कह देते हैं कि ठाए ठाए गोली मारो और कुछ नहीं सोचना है, उसका मतलब क्या होता है हम जानते हैं, हम देख रहे हैं। और उसके बाद आया बुलडोजर, और इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि उनका नाम बदल करके बुलडोजर बाबा, बुलडोजर की रैली निकल रही है और वो बुलडोजर चल पड़ा है, चल रहा है। और वो बुलडोजर जब चला तो हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से जो पहला वीडियो आया, एक सज्जन जो गन्ने का रस बेचते थे, कोई नाम मैं भूल रहा हूं, कोई गुर्जर है, और उनको उजाड़ा गया। तो तय बात है कि ये जो बुलडोजर जब चलेगा, ये बुलडोजर गरीबों के खिलाफ चलेगा, ये बुलडोजर इंसानियत के खिलाफ चलेगा। लेकिन खतरनाक बात है कि बुलडोजर को एक खतरे के रूप में नहीं, लाठी गोली का हम लोग नारा देते थे कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेकिन अगर लोगों को यह कह दिया जाए कि हमें लाठी गोली की ही सरकार चाहिए, ये सोच करके कि लाठी दूसरों पर पड़े, गोली दूसरों को लगेगी, हम बच निकलेंगे, ये मूर्खता अगर हमारे अंदर घर कर ले और हमारा दिमाग अगर ये बन जाए कि लाठी गोली की सरकार हिंदुस्तान को चाहिए, बुलेट बुलडोजर की सरकार हिंदुस्तान को चाहिए, ये दिमाग में ये पैदा करने की पूरी कोशिश हो रही है। और इसके खिलाफ अब उत्तर प्रदेश को लड़ना है। लड़ना उत्तर प्रदेश से ज्यादा बिहार को है, बिहार को है, क्योंकि बिहार से ही उम्मीद जगी थी। और अब जब ये हम सम्मेलन कर रहे हैं तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के बाद 10 मार्च को क्या होता है, बहुत लोगों को इंतजार था। शायद हमारे नीतीश कुमार जी को भी इंतजार रहा होगा कि हवा देख करके तब हम अगला कुछ तय करेंगे, और भाजपा वालों को भी इंतजार था, और भाजपा वालों को पता भी था शायद। अब उनको लग रहा है कि अब जो यूपी का बुलडोजर मॉडल है, वो मॉडल हम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की तरह बिहार पर भी थोप सकते हैं। नीतीश कुमार को ढो के चलने की मजबूरी हमारी समाप्त हो गई है। नीतीश कुमार की कोई जरूरत हमारी नहीं है। नीतीश कुमार अगर सही सही इस बात को समझ ले, मान ले, हमारी शर्तों पर आ जाए तब तो ठीक है, नहीं तो आगे की चेतावनी वो विधानसभा में आप जब देखते हैं कि नीतीश कुमार और स्पीकर में ऐसे बातें हो रही है, वो कोई ऐसा नहीं कि कोई आपा खो दिया है, ऐसे बोल दिया है। ये सत्ता की लड़ाई चल रही है। सत्ता की लड़ाई ये चल रही है कि अब भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगता है, आरएसएस को लगता है कि वो निर्णायक समय आ गया है। इसके लिए अगले चुनाव तक भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़े तो अगले चुनाव भी अभी ही करा लिया जाए बिहार के अंदर, और बिहार में उत्तर प्रदेश के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो सारे महादलित, अति पिछड़ा सब हम बीजेपी के अंदर कर लेंगे। आपने देखा एक मुकेश सहनी की पार्टी थी, चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी से टिकट दिलवा दिया गया। किनको टिकट दिलवाया गया? भाजपा के नेताओं को। भाजपा के नेता मुकेश सहनी का टिकट लेकर के चुनाव जीत करके आए, और आज मुकेश सहनी की पार्टी छोड़ करके उस पार्टी का विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया। तो ये चेतावनी है जितेंद्र राम मांझी के लिए, ये चेतावनी है
नीतीश कुमार के लिए भी। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब नीतीश कुमार को इतने दिन तक नीतीश कुमार नीतीश कुमार है ये सब कहने के बाद अब बीजेपी ने जब ये संदेश दे दिया है तो संदेश सिर्फ नीतीश कुमार के लिए तो नहीं है, हम लोग कोई तमाशबीन नहीं है, ये संदेश पूरे बिहार के लिए है और पूरे बिहार के उन तमाम लोगों के लिए है जिनको बुलडोजर के सामने, जो बुलडोजर के निशाने पर है और बुलडोजर को रोकना अगर है तो उन तमाम गरीबों को, बिहार के दलितों को, बिहार के कमजोर लोगों को, हम सबको ये निशाना, कहते हैं कि समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, तो बहुत इशारा अब नहीं रहा, बहुत खुल के बातें हो गई है, बातें आ गई है और ये ऐसे ही मौके पर हम यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं। इसीलिए हमारे सामने बहुत बातें हैं। 24 की बात है, हमारे सामने अभी अपनी पार्टी का महाधिवेशन भी है। अभी हमारे सीपीएम के नेता बोल के गए हैं कि उनका भी महाधिवेशन कन्नूर में, केरल में हो रहा है। तो अपने अपने बहुत बड़े बड़े आयोजन है। हमारे सामने ये पूरे आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो हमने तय किया कि अमृत महोत्सव के नाम पर, ये जो अमृत के नाम पर पूरे देश में जहर परोसने की जो पूरी मुहिम चल रही है, तो अमृत के नाम पर जहर नहीं, हमें पूरे बिल्कुल जो भारत के आज़ादी के आंदोलन का जो शानदार इतिहास है, उसकी जो क्रांतिकारी एक विरासत है, क्योंकि भारत के आज़ादी के आंदोलन से क्या नहीं मिला हमको, भगत सिंह मिले, अम्बेडकर मिले, ये जो किसान जदुनंदन शर्मा के हम लोग गए, हम याद कर रहे हैं सहजानंद सरस्वती को, ये नारा जमींदारी का खात्मा हो, किसान महासभा, किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा बनी, उसका जो पूरा पहला मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में है कि जमींदारी खत्म हो और किसानों के ऊपर जो कर्ज का बोझ है, ये कर्ज खत्म करो। आज भी किसान वही बात बोल रहा है, कर्जा मुक्ति और अपनी जमीन, हमें अपनी जमीन का अधिकार चाहिए। आज भी बटाईदारों को जमीन का अधिकार नहीं है, भूमिहीनों के पास कोई एक टुकड़ा जमीन भी नहीं है, और जिनके पास जमीन थी अब वो अदानी अंबानी की जमींदारी कायम हो रही है और अदानी अंबानी के लिए सरकार पूरा बुलडोजर लेकर के जमीन हड़पने के लिए तैयार है। तो वही मुद्दा लेकर के आज हम लड़ रहे हैं। लेकिन ये नारा, ये हमारे आजादी का आंदोलन का नारा था कि जमींदारी का उन्मूलन हो, आजादी का आंदोलन का नारा था। हम कभी कभी सोचते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कितने जबरदस्त संभावना पैदा हुई थी। 1936 में लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में शायद वो सम्मेलन हो रहा है किसानों का, जहां से किसान मैनिफेस्टो किसानों के सामने रखा जा रहा है, जबरदस्त किसान आंदोलन। और 1936 में ही बाबा साहब अम्बेडकर को उस पूरे एक भाषण देने के लिए बुलाया जाता है, और उनके भाषण को जब भेजते हैं तो आयोजक जो है वो घबराते हैं कि भाई ये सब बातें होने से गड़बड़ हो जाएगा, तो एक तरह से वो भाषण तो दे नहीं पाते। लेकिन भाषण जो उन्होंने लिखा था वो लिखित किताब आज हमारे बीच में है, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति का उन्मूलन करना होगा। वो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि अस्पृश्यता जो है बहुत खराब चीज है, उसको मिटाना है, बस भाई भाई एक साथ बैठ के खाना खाना है और कुछ शादियां हो जाए आपस में अंतर जातीय तो हो जाएगा। वो यहां तक बोल दिए थे कि जो जाति ऐसी चीज है, ये इसके अंदर गुलामी छोड़ कर कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए इसको धो पोछ करके ठीक ठाक नहीं किया जा सकता है। इसको थोड़ा ठीक ठाक करके डेंटिंग पेंटिंग करके जाति को हम इस्तेमाल कर लेंगे, वो हमारे काम में आएगा, नहीं हो सकता। वो जाति बिल्कुल जंजीर है, वो एक तरह से पूरा कचरा है, जंजाल है, और हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है, और खास तौर पर इस जाति जिन मजदूरों को, मेहनत कशों को, जिनको दबाने के लिए, महिलाओं को जिनको दबाने के लिए ये जाति प्रथा इस देश में थोपी गई लोगों पर, तो वो तो उनके लिए तो बिल्कुल ही ये अपने गुलामी का रास्ता है, इसलिए उसका उन्मूलन कर दो। तो देखिए, तो एक ही समय में, एक ही 1936 में जमींदारी उन्मूलन का भी नारा लग रहा है और जाति उन्मूलन का भी नारा लग रहा है। काश अगर हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में ये दो नारे एक साथ आ जाते, ये दो नारे अगर एक साथ आ जाते कि हमको दोनों खत्म करना है। जो अम्बेडकर ने कुछ समय के लिए पार्टी बनाई थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसने कहा कि हमको ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, ये दोनों को खत्म करना है। और वो जो दौर था, उस दौर में कम्युनिस्ट पार्टी और अम्बेडकर एक साथ मिल करके मजदूरों के लिए हम लोग लड़ रहे थे। महाराष्ट्र में कपड़ा मजदूरों के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बड़ी बड़ी रैलियाँ और कानून बन रहे थे, मजदूरों के अधिकार, जिन अधिकारों का छीना जा रहा है,
वो सारे अधिकार उसी दौर में बने। तो ये जो पूरे हमारे आजादी का आंदोलन ने ये दिया है, समाजवाद का सपना दिया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे दिया है। एक नारा हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय नारा, लाख ये लोग कोशिश करें जय श्री राम का नारा लगा दे, भारत माता की जय कह दे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय नारा आज भी जन जन का नारा है तो इनकलाब जिंदाबाद है। तो ये आपको दिया है लड़ने के लिए, कितना जबरदस्त औजार, कितने जबरदस्त हथियार आपको दिया है। तो ऐसे प्रतीक, ऐसे नारे, ऐसी धारणा, ऐसे हमारे पास शानदार विरासत है। जरूरत इस बात की है कि आजादी के आंदोलन में जो लोग कहीं नहीं थे, जो गद्दारी कर रहे थे, जो मुखबिरी कर रहे थे, जो आजादी के आंदोलन के, आजादी के बाद, आजादी मिलने के बाद गांधी की हत्या कर रहे थे, ये हत्यारे, ये आतंकवादी, ये देश के दुश्मन, ये आज पूरे सत्ता में बैठ करके आजादी के इतिहास को वो नए सिरे से लिखना चाहते हैं, आजादी के इतिहास को बदल देना चाहते हैं। तो इस जगह पर अब तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, वामपंथियों के ऊपर ये जिम्मेदारी है। हम ये वेट नहीं कर सकते कि भाई ये रोने से हमारे लिए क्या फायदा है, कि भाई कांग्रेस कैसा था और आज कांग्रेस की क्या स्थिति हुई। और अगर हमारी कम्युनिस्ट पार्टी से कोई नौजवान ऐसे निकल जाता है जिनको लगता है कि कुछ भाषण दे करके कांग्रेस का जो नाव डूब रहा है कोई नहीं ठीक कर पा रहा है, हम जाकर के कुछ भाषण दे करके आप कांग्रेस के उसको ठीक कर देंगे, ऐसे अगर कोई, बड़े हमारे लिए बहुत विडंबना की बात है। ऐसे लोग भी कम्युनिस्ट आंदोलन हम उनको मानते थे। कुछ लोग कह रहे थे कि कोई नया मसीहा आ गया है, कोई नया सितारा आ गया है, भारत के वामपंथ के चमकता सितारा। कहाँ भगत सिंह थे और कहाँ हमारे दोस्त हैं जो कांग्रेस को ठीक करने के लिए चले जा रहे हैं। तो ये वामपंथियों का काम नहीं हो सकता है। तो वामपंथियों का काम ये जरूर होगा कि वामपंथ को सबसे पहले मजबूत करो, वामपंथ को मजबूत करो। और वामपंथ को इसलिए मजबूत करो, वामपंथ कोई अलग धर्म नहीं है, कोई अलग हमारा छोटा कुंबा नहीं है, छोटे छोटे लोग हैं और सबको लेकर के चलना है, वो बात के लिए वामपंथ नहीं है। वामपंथ आज तय करना है कि देश को दूर दक्षिणपंथी दिशा में धकेला गया है, और देश को दक्षिणपंथी दिशा में धकेला गया है तो दूर दक्षिणपंथ की ताकत, कट्टर सांप्रदायिकता की ताकत, फांसीवाद की ताकत। तो आज हमारे देश का लोकतंत्र जब खतरे में है तो इस लोकतंत्र को उसकी हिफाजत करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए वामपंथ की मजबूती मतलब लोकतंत्र की मजबूती, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चारू मजुमदार ने जब कहा था कि जनता के स्वार्थ के अलावा पार्टी का और कोई स्वार्थ नहीं है, ये बहुत जबरदस्त बात थी। तो अगर जनता के स्वार्थ के अलावा पार्टी का कोई स्वार्थ नहीं है तो जनता का स्वार्थ क्या है? जनता का स्वार्थ है कि कम से कम हिंदुस्तान में इतना लोकतंत्र तो रहे जहां हम अपनी बात कह सके, जहां हम अपनी मांग रख सके, जहां अपनी बात के लिए लड़ सके, महंगाई के खिलाफ बोल सके, बेरोजगारी के खिलाफ रोजगार के लिए हमारे नौजवान लड़ सके, परीक्षा अगर दे और भर्ती समय पर नहीं हो, बहाली ठीक से ना हो, उसमें धांधली हो तो उसके खिलाफ वो लड़ सके, उसके लिए उसको लाठी गोली ना खाना पड़े, जहां किसी उमर खालिद को सच्चाई कहने के लिए यूएपीए में जेल में बंद करके ना रखा जाए। ये जो हम चाहते हैं कि इतना लोकतंत्र तो कम से कम हो, उस लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, लगातार खत्म किया जा रहा है। तो इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई का नाम, उस विचारधारा का नाम है वामपंथ। इस लोकतंत्र को जन जन तक, इसके पुरानी बातें, वो आजादी कैसी थी, धर्मनिरपेक्षता कैसी थी, मजबूत थी, खोखली थी, हमें लगता है कि ये बातें, उन बातों से कुछ नहीं निकलेगा। आज जहां आप खड़े हैं, आज आप इस जगह पर खड़े हैं कि जो कुछ भी था, जो कुछ भी था, अच्छा था, बुरा था, कमजोर था, वो खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। तो जब वो खत्म होता है तो हमारे सामने काम क्या होता है? ये जो फांसीवाद जिसको हम कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत जबरदस्त। जब कोई हादसा होता है, बहुत बड़ा इस तरीके से कुछ आता है, तो हमारे सामने तीन काम होते हैं। एक काम पहले क्या होता है? रेस्क्यू करना। आग लगी है, बाढ़ आई है, तो बचाओ, बचाओ, लोगों को बचाओ, जान बचाओ, तो रेस्क्यू वर्क करना है। हमें लगता है कि जो पूरे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, मुल्क खतरे में है, 70 साल में, और उससे भी पहले 70 साल से नहीं, ये रेलवे तो 70 साल में नहीं बनी थी, अंग्रेजों के जमाने में बनना शुरू हुआ था, उसका करीब 150 साल से ज्यादा इतिहास है। तो इतने सालों से हमारे ही खून पसीने से, हमारे ही गाड़ी कमाई के पैसे से आज राशन भी मिलता है तो हमारा ही पैसा है, टीका भी हमको मिल जाता है तो हमारा ही पैसा है, और जो कुछ भी रेलवे देखते हैं, बैंक देखते हैं, सरकारी दफ्तर देखते हैं, कल कारखाने देखते हैं, किसी ने नहीं दिया, किसी के अपने निजी संपत्ति नहीं है, वो हमारे पैसे से, हमारी मेहनत से, हमारी कुर्बानी से उसका निर्माण किया गया था। और उस सबको जब बर्बाद किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो ऐसे समय में हमें निश्चित तौर पर रेस्क्यू करना पड़ेगा, बचाने के लिए।
बचाव के साथ साथ निश्चित तौर पर रेस्क्यू के साथ आप क्या कहते हैं? आप रेस्क्यू के बाद ये कहते हैं कि भाई रिहेबिलिटेशन, लोगों को आप पुनर्वास करना होगा, और आप कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन, कि जो खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है, उस जगह पे हमको नए सिरे से बनाना है। तो आज हमारे लोकतंत्र में भी ये तीनों काम हमको करना है। रेस्क्यू वर्क भी करना है, अगर कुछ भी बच सकता है भाजपा के खिलाफ, नहीं तो लोग कहेंगे आज से 10 साल पहले क्या हम सोच सकते थे कि कांग्रेस के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ ऐसा कोई महागठबंधन बनेगा? ऐसे महागठबंधन में हमारे शहीदों की पार्टी और भगत सिंह की पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी, कॉमरेड राम नरेश राम, कॉमरेड जगदीश महतो और कॉमरेड महेंद्र सिंह की पार्टी, वो इसी महागठबंधन में शामिल होकर के शायद ये नहीं था। लेकिन आज 10 साल बाद जो हमारे सामने जो स्थिति है कि बचाना है, पुरानी बात कह देने से नहीं होगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको बिल्कुल और नहीं खत्म होने देना है, बचाना है। तो उस बचाव काम में हम लगे हैं, बचाव काम में लगे हैं। इसके लिए हमने एक महागठबंधन भी बनाया है। महागठबंधन सिर्फ बचाव के लिए नहीं है, क्योंकि हम कह रहे बचाओ बचाओ चिल्लाने से हम नहीं बचा सकते हैं। बचाव के लिए लड़ना होगा, कोशिश करनी होगी, मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा। उसमें हमें लोगों का पुनर्वास करना होगा, और पुनर्वास के साथ साथ लोकतंत्र का एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान का रीबिल्डिंग करना होगा। और इसीलिए हमने कहा कि हमारे सामने ये लड़ाई है कि अगर उसको खत्म करना है, वो तो आ गया है, वो तो गोलवलकर और गोडसे, वो तो हिंदू राष्ट्र तो आ गया है, वो कागज पर लिखा गया नहीं लिखा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आ गया है। और उसको अगर धकेलना है तो ये जो एक तरीके से हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा दुष्शत्रु अगर हमारे सामने अगर आ गया है और देश को बर्बाद करने वाला, तो उसमें निश्चित तौर पर इस देश का सबसे जो सुनहरा ख्वाब था कि हमारे देश में साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा और समाजवाद का नारा हिंदुस्तान में दिए थे भगत सिंह, तो उस सबसे सुनहरे हमारे सपनों को उसको साकार करके हम इसका जवाब देंगे। इसीलिए ये लड़ाई हमारे सामने आज जो आ गया है, ये तीनों लड़ाई, ये रेस्क्यू वर्क, ये रिकंस्ट्रक्शन का, ये रिहेबिलिटेशन का काम, पुनर्वास का, और ये रीबिल्डिंग का काम, वो तीनों एक साथ करना है। तीनों एक साथ करने के लिए वामपंथ की बड़ी एकता चाहिए, ताकत चाहिए। और इसीलिए हमने जो कहा है कि बिहार में वामपंथ को मजबूत करो, महागठबंधन को धारदार बनाओ, महागठबंधन की और धार हो। कैसी धार? ऐसी धार हो कि अगर आप देख रहे हैं कि उत्तर बिहार में हम थोड़ा कमजोर हैं, हम कमजोर है, चुनाव भी हार गए, हम कमजोर है, वहां जनता दल यू के अगर कोई मुस्लिम कार्यकर्ता थे उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, हम कमजोर है, वहां आप देख रहे हैं कि एक सैनिटेशन वर्कर की पीट करके हत्या कर दी जाती है। तो जहां ऐसा हो रहा है, ये जो जहां दलितों का उत्पीड़न, जहां मॉब लिंचिंग, जहां इस तरीके से पूरे अपराध का बोलबाला, उसके खिलाफ लड़ने की धार, वो एकता उसमें बिल्कुल हो। तो हमें लगता है कि ये हमारी मजबूती और महागठबंधन की और उसको धारदार बनाना ये जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये दबाव कौन बना, अभी भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। उस दबाव में एक पार्टी थी मुकेश सहनी की पार्टी, इसी मुकेश सहनी की पार्टी को लेकर के 2019 में राष्ट्रीय जनता दल ने सोचा था कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ लेंगे, जीत लेंगे, और आज वो पार्टी एक तरीके से उसका विलय हो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। इसी को लेकर के झारखंड में लोगों ने सोचा था कि बाबूलाल मरांडी को लेकर के आप बीजेपी से लड़ लेंगे, आज चुनाव जीतने के बाद बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी में। तो बहुत सारे कमजोर लोग होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव के आगे झुक जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग झुके नहीं, अगर आप चाहते हैं कि लोगों का हौसला बुलंद हो और लड़ सके, तो हमें उसके काउंटर में अपना दबाव पैदा करना होगा, अपना उभार पैदा करना होगा, ताकि बहुत सारे लोगों को हम साथ लेकर के चल सके, जो कमजोर लोग भी हैं लेकिन इस पूरे लड़ाई से उनको मजबूती मिल जाए। नहीं, ये लड़ाई कमजोर रहेगी तो वो दबाव ज्यादा काम करेगा। और इसीलिए आज ये संदेश लोगों ने लिया है। कोई विपक्ष नहीं है, विधानसभा में कमजोर है, लोग कह रहे हैं कि कोई परवाह नहीं, सड़क पर अगर आंदोलन है तो हमारा काम चलेगा, किसान अगर लड़ रहे हैं तो हमारा काम चलेगा, मजदूर अगर हड़ताल कर रहे हैं तो हमारा काम चलेगा, नौजवान अगर रोजगार के लिए लाठी खा रहा है तो हमारा काम चलेगा। और हमने देखा कि चलता है। वो माहौल था तो बिहार में ये जो आप कह रहे हैं कि वामपंथियों का 16 सीट, वामपंथियों के 16 सीट और क्या है, माले के 12 सीट और क्या है, शुद्ध रूप से ये जो इतने वर्षों से
दलित गरीबों के बीच में एक उभार पैदा करने की कोशिश हमारे साथियों ने की है। उनके जमीन की लड़ाई, मजदूरी की लड़ाई, मान सम्मान की लड़ाई, नौजवानों के अंदर शिक्षा और रोजगार की लड़ाई, महिलाओं की बराबरी और आजादी सम्मान की लड़ाई, उसी लड़ाई की देन है कि आज आप 12 सीट जीते हैं। आप 15 सीट भी जीत सकते थे, और इस लड़ाई को और तेज कर दीजिए, उस एकता को और बढ़ा दीजिए, तो 12-15 के आगे आप और बढ़ेंगे। लेकिन माहौल वहां, ये 12 संख्या देखने से कुछ नहीं होगा, उस विधानसभा देखने से कुछ नहीं होगा। ये 12 को 15 करने के लिए खूब दिमाग लगाइए, उससे कुछ नहीं निकलेगा। वो 12 जहां से आया है, वो जो जहां से आप जीत पाए हैं, जहां से उकदारी में आप जीते हैं, जहां से पहली बार लड़ करके इस तरह से आप डुमराव में भी जीत गए हैं, जहां से आप जीते हैं, जीतते जीतते रह गए हैं भोरे सीट में, तो वो सारी सीटें और ऐसे और भी बहुत सारी सीटें, उस सब आंदोलन की देन है। आंदोलन को तेज करना है। आज ये जो कह रहे हैं कि राशन दे करके वोट लेके चले जा रहे हैं, लाभार्थियों की सूची लेकर के, कल इनके पास सिर्फ पन्ना प्रमुख की सूची होती थी, आज पन्ना प्रमुख की सूची के साथ साथ वो बूथ की लिस्ट के साथ साथ लाभार्थियों की पूरी सूची है। लाभार्थियों की सूची लेकर के लोगों को डरा रहे हैं। वोट अगर इधर उधर जाएगा तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना का उसके जो अगली किस्त है वो नहीं मिलने वाला है, वो किसान सम्मान का वो पैसा नहीं मिलने वाला। हम देख रहे हैं, आपको वो ये पैसा नहीं मिलने वाला, वो नहीं मिलने वाला। तो लोगों के अंदर, हम नहीं समझते कि सारे लोग अंधभक्ति से वोट दे रहे हैं, डर भी है। तो भक्ति हो या डर हो, भक्ति और डर, ये दोनों का क्या जवाब है? दोनों का एक ही जवाब है, जो हम ये समझेंगे ये तो हमारा हक है। ये जो राशन मिल रहा है और फोटो चिपका दे रहे हैं मोदी का, योगी का, ये राशन तो, वो धान तो किसान पैदा करता है, वो किसान तो उसकी कीमत के लिए लड़ रहा है, और जो भी बजट का पैसा अगर इसमें खर्च हो रहा है वो तो हमारा ही पैसा है। ये जो टीका अगर मिला है वो तो हमारा हक बनता है। तो हमारे अगर ये हक की लड़ाई है, ये हक से मानो और लड़ करके हक हासिल करो, ये हक वाला बोध रहेगा, ये हमारा हक बनता है। और आज हमारे देश में नागरिकों का जो हक था, इस पूरे लोकतंत्र को खत्म करके राजा वाला, कोई राजा है, कोई भगवान है, हम तो गरीब बेचारा प्रजा है, हम गरीब क्या कर सकते हैं, हम प्रजा क्या कर सकते हैं। इसीलिए राजा महाराज जो दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं उसी में ताली बजाओ, थाली बजाओ, जय हो करो, और उसी में खुश होकर के शायद थोड़ा और ज्यादा दे दे। तो ये जो पूरी, ये तो गुलामी की चेतना है। ये तो पूरे राजतंत्र में आज से सदियों पहले, जो देश में जब हम आजाद नहीं थे, जब कोई संविधान नहीं था, जब हमारे अंदर कोई नागरिकता का एहसास नहीं था, जब हमारे अधिकार नहीं था, उस दौर की बात है। तो हमें उस गुलामी में धकेल दे रहे हैं। इस गुलामी के दौर से निकालने के लिए, चाहे आप जिस रास्ते से आइए, अंबेडकर को भी याद करिए तो देखिए क्या उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो इस गुलामी के खिलाफ। आप कम्युनिस्ट पार्टी की बात करिए तो हम भी यही कहते हैं, जमीन के लिए, मजदूरी के लिए, अधिकार के लिए अपने गरीबों का राज स्थापित करो। नक्सलवादी ने और क्या कहा था? नक्सलवादी ने कहा था कि अगर आपको जमीन चाहिए तो जमीन आपको तब तक पूरा अधिकार नहीं मिलेगा, राज उनका रहेगा और हमें अधिकार मिल जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अधिकार पाने के लिए राज भी लाना पड़ेगा, राज लाओ। और वो राज, वो सिर्फ वो आरक्षण से एसपीडीएम, वोट से लेंगे पीएमसीएम, वोट से लेंगे पीएमसीएम, आरक्षण से एसपीडीएम, इससे राज नहीं आएगा। जो बसपा का नारा है, वो नारा आज उत्तर प्रदेश में कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? एक सीट पर। इसीलिए इस राज कैसे आएगा गरीबों का, राज कैसे आएगा दलितों का, राज कैसे आएगा मेहनत कशों का, कमजोर लोगों का, ईमानदार लोगों का? ये राज लाने के लिए सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। जब सामाजिक न्याय के नाम से उस दौर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और खूब लोगों ने कहा कि सामाजिक क्रांति का शंखनाद हो गया, सामाजिक न्याय, तो हमने कहा कि बिल्कुल सामाजिक न्याय तो चाहिए, लेकिन समाज अगर अन्याय पर आधारित होगा, अन्याय वाला जो समाज होगा, उस समाज में सामाजिक न्याय की कितनी भीख लेकर के क्या सामाजिक न्याय होगा? और इसीलिए सामाजिक न्याय, पूरा का पूरा न्याय अगर लेना हो, संविधान ने कहा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पूरा न्याय अगर लेना हो तो समाज को बदल देना होगा, सामाजिक परिवर्तन लाना होगा। तो हमें लगता है कि ये जो दौर है, इस दौर में इसको तेज करना होगा। ये सम्मेलन हम कर रहे हैं बिहार में, ऐसे दौर में कर रहे हैं जो आपको पता नहीं। नीतीश कुमार कब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे आपको नहीं मालूम। भारतीय जनता पार्टी क्या मध्यावधि चुनाव करा करके तब अपनी सरकार को थोपेगी, या कुछ विक्रम करके ही अपनी सरकार को थोप देगी? कब? लेकिन ये आपको बिल्कुल मालूम है
कि अगला भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग वो बिल्कुल यही सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार को ढोने की और कोई जरूरत नहीं है, ये मुखौटे की अब जरूरत नहीं है। जैसे वाजपेयी के मुखौटे को इन्होंने बहुत पहले फेंक दिया है, तो नीतीश कुमार का मुखौटा भी अब आरएसएस के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी नहीं है। और तब वो मुखौटा जब हट जाएगा और बिल्कुल खूंखार वो चेहरा, वो मीठी मीठी नीतीश कुमार के, वो हमने कहा था कि कुटिल मुस्कान, वो कुटिल मुस्कान भी हो या कुछ गोल गोल बातें हो, वो कुटिल मुस्कान और गोल गोल बात नहीं, जो खूंखार बुलेट और बुलडोजर का पूरा चेहरा लेकर के कोई सरकार आपके बीच में जब आएगी, तो उस सरकार से वो अभी आ रही है, उसके आहट सुनाई दे रही है और हमारा सम्मेलन उस आहट को सुन रहा है। और जब हम सुन रहे हैं उस आहट को, तो निश्चित तौर पर हम ये तय करके यहाँ से निकलेंगे कि ये बिहार है, ये बिहार का लाल झंडा है, ये मगध की धरती है, ये बिहार के दलित गरीब है। साथियों ने कहा कि इतने लंबी शहीदों की फहरिस्त है, तो जब हम कहते हैं कि शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा, तो तब उसका मतलब है, उसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में भले बुलडोजर बाबा दोबारा आ गए हैं, अब उत्तर प्रदेश भी ज्यादा दिन उसको नहीं झेलेगा और बिहार किसी बुलडोजर सरकार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए आपको संकल्प लेकर के यहाँ से निकलना होगा, वामपंथ को मजबूत करना होगा, महागठबंधन को और धारदार बनाना होगा, बड़ी एकता चाहिए। कठिन लड़ाई है, कठिन लड़ाई में धीरज के साथ और बड़ी एकता के साथ, लेकिन मजबूत इरादों के साथ, संकल्प के साथ ये लड़ाई लड़ना है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे, ये लड़ाई हम जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। सभी साथियों को लाल सलाम, सम्मेलन सफल है।